जैसा सुशील सिंह बता रहे थे, यहां के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। डॉक्टर महेंद्र पांडे को मैं आज से नहीं जानता। डॉक्टर महेंद्र, अरे भाई आप हट जाओ, आप लोग हट जाओ, देख रहे हो पब्लिक जब कह रही है, पब्लिक की बात नहीं ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि वह उनकी ड्यूटी है, इसलिए खड़े। पुलिस के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, बहुत कठिन ड्यूटी होती है पुलिस की भी, इसलिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, डॉक्टर महेंद्र जी पांडे का जब भी चुनाव हुआ है, मैं आप सबके बीच आया। मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर आप डॉक्टर महेंद्र जी पांडे को जानते हैं। इनको यहां काम करते हुए भी आपने देखा और अभी अगर सुशील सिंह ये भाषण कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर महेंद्र जी पांडे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितना काम कर रहा है। ईमानदारी की बात है कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि पांडे जी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इतने विकास के कार्य कराए। अब आप ये कहेंगे कि आपको क्यों नहीं विश्वास था? क्योंकि जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था उस समय भी पांडे जी हमारे मंत्रिमंडल में थे। सीधे साधे जो काम इनके लिए तय कर दिया, केवल उस काम को पूरा करने में लगे रहने वाले एक ऐसे इंसान के रूप में डॉक्टर महेंद्र जी पांडे और एक सांसद के रूप में भी उन्हें ऐसे ही मैं पाया। और एक चीज बता दें, ऐसा सांसद जल्दी आपको मिलेगा नहीं। आप कुछ भी कह दें, गर्म नहीं। पांडे जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि गर्म नहीं होते, हर समय कूल रहते। हमसे कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे भैया सब तो ठीक है, लेकिन पांडे जी की एक आदत बड़ा खराब है। हम कल कौन आदत खराब है भाई? हम जितना दिन से जाना थे उनके अंदर हमने खराबी तो कभी नहीं दिखाई थे। भैया शादी भी आप लोग सवेरे 4 बजे पहुंचे। हम कहे पांडे जी की गलती नहीं पाए, पांडे जी का ही बड़ा पुराना स्वभाव, लेकिन पहुंची है जरूर, रही है तब। मान लगे कोनो सरकारी काम मंत्रिमंडल का बैठक में इतना मतलब है, हम तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 महीना में एक देते। अब तो हम लोगों के लगत हुई कि हर समय इनकी हाजिरी बजावे की चाहिए। देखा कि भारत सरकार में मंत्री होने के लिए संभव नहीं है। अच्छा हाथ हुआ कि नहीं, एकदम बिल्कुल बुद्धू मंत्री बन के बैठी मारने लगा। काम बहुत किया। और एक चीज बता दें, निहार सच्चे आदमी, मुझसे कोई यह कहने वाला नहीं मिला कि मैं पांडे जी में गया था और पांडे जी ने हमारे प्रति नाराजगी की, हमको डांट कर उन्होंने निकाल दिया। मैं ऐसे सांसदों को जानता हूं, पहले वाले जो भी उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति टेढ़ा बोलता है सीधे बोल देते हैं बेटा। लेकिन पांडे जी का ऐसा दबाव नहीं, विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा है। और व्यक्ति को बड़े पद पर रहने के बावजूद उसके अंदर विनम्रता और शालीनता भी रहती है। बहनों भाइयों, क्या मानना चाहिए कि उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। और मैं जानता हूं, एक बार पूजा पर बैठ जाएंगे तो घंटी बजाते रहेंगे घंटे, चाहे बादल फाट पड़े, पानी उठने वाले नहीं। तो हूं चल जाओ दरवाजे पर, जब तक पूजा न खत्म हुई तब घंटी बजते रहे। लेकिन स्वभाव ऐसा सीधा आदमी, उसे कोई नाराज हो कहते क्या वो जैसे भाई हमारे समझ के परे। यही से पांडे जी की रही है।
देखा इस संयोग का बात है। हम लगभग 2 महीना से लगातार तमिलनाडु से चलकर केरल ओवर होते हुए नीता उड़ीसा सब करते हुए नॉर्थ ईस्ट करते हुए आज अंतिम सभा करने के लिए आप सबके सामने मौजूद हूं, अपने घर में मौजूद हूं, अपने परिवार के लोगों के बीच। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था, हमारे साथ हमारे सहयोगी से मैंने पूछा, बताओ हमारी कितनी मीटिंग हो गई? उन्होंने कहा था 100 पूरी हो गई है। जिस खानापुर की मीटिंग में जा रहे हैं वो 101वीं है। वही मैं कह रहा हूं। मैंने कहा पांडे पंडित जी, मुझे लगता है कि पांडे जी के पूजा का असर है कि 101वीं सभा को जो इस चुनाव अभियान की अंतिम सभा है उसे मैं संबोधित कर रहा हूं। और मैंने भैया पांडे जी का प्रश्न तो अलग है। मैं समझता हूं आत्मा तो हम सबकी ख्वाहिश सही होगी, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। 25 वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले मैं ये देखा भारत का कोई प्रतिनिधि बोलता था तो दुनिया के अन्य देशों के बहुत सारे प्रतिनिधि चाय पीने के लिए बाहर चले जाते थे। धारणा यह थी भारत के बारे में, भारत के कमजोर भारत है, भारत के गरीबों का भारत। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है। बहनों भाइयों, चीन हो अथवा अमेरिका हो, उसके साथ सारी दुनिया भारत की बातों को कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत के हिस्से है। यह कोई छोटी बात नहीं। भारत को वो कहते थे भारत गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, 25 वर्षों में 25 करोड़ लोग, 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में हमारे प्रधानमंत्री ने कामयाबी हासिल की। मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा, और इसकी पुष्टि दुनिया के दूसरे देशों के अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। जो हमारा भारत आज के 10 वर्षों पहले धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर पड़ा था, बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी 8 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर आता था। 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद आज वो हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। सारी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स, सारी दुनिया की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अब वो कह रही हैं कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है, और हमारे आपके देश भारत की है। अब लोगों का मानना है कि भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, आज के 2.5-3 साल के बाद मैं बहनों भाइयों फिर से मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में झूठ बोलकर कभी राजनीति नहीं की है। फिर मिलूंगा और मैं आपको बता दूंगा 2027 में आपका हमारा यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा होगा। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री। कुछ अर्थशास्त्रियों से मैं बात कर रहा था, यदि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि हमारे भारत की हो गई है, यह बताओ अमेरिका चाइना से भी धनवान भारत हमारा कब हो जाएगा? उन्होंने कहा था जिस तरीके से आप लोग भूत की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही ये सरकार चलती रही तो मान कर चलिए वो तो बहुत और कुछ 2047 से थोड़ा सा आगे गए थे, लेकिन उनका कहना है ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2060 नहीं तो 2065 2070 तक दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई होगा तो भारत।
यह भारत की ताकत है। यह कोई छोटी मोटी ताकत नहीं। कोरोना का संकट था, सारा विश्व कोरोना से प्रभावित था। यहां पर कोरोना का जो टीका आपको लगा है, वैक्सीन, भारत में नहीं बनती। 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। कोरोना का टीका नहीं बनता। प्रधानमंत्री ने चटपट रात को वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और बहनों भाइयों वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और कहा, मेरे बहादुर वैज्ञानिकों, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं। जल्दी से जल्दी कोरोना का वैक्सीन तैयार करो, यानी टीका तैयार करो। बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर लिया। हौसला अफजाई करने का क्या असर होता है देखा जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी वैक्सीन तैयार की, इतना टीका तैयार किया। भारत दुनिया का अकेला देश है, यहां के 140 करोड़ लोगों को कम से कम कोरोना का 2 टीका जरूर लगा होगा, नहीं तो कुछ लोगों को 3 टीका। आप जिस अमेरिका को धनवान देश मानते हैं, वहां सभी जनसंख्या जितनी भी है, सबको 2 टीका 3 टीका नहीं लगा। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है, उनकी 30-32 करोड़ की है। उनके यहां नहीं लग पाया, हमारे यहां लगा। और इतना ही नहीं किया, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 100 से अधिक देशों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन मुहैया कराया। क्या था भारत का, क्या हो गया है भारत, इसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। पहले देखा होगा कांग्रेस की हुकूमत थी, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। अब मैं कह सकता हूं कि देश की किसी भी राज्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में महीने में 1.5 महीने में छोटी मोटी कोई आतंकवादी की घटना हो जाए। क्यों ऐसा है? इसलिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी तो दिया है। भारत का पहले वाला भारत नहीं है, भारत का कमजोर भारत नहीं है। भारत की यह ताकत बन गई है, भारत की हैसियत बन गई है कि हमसे कोई छेड़ेगा तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जा सकता है। यह करके हम लोगों ने दिखाया। तो बोले हम बारूद, फाइटर प्लेन, सब कुछ अब दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। मेरे भाइयों, यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में बैठा हूं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सहयोग किया, उसी का परिणाम है मेरे बहनों भाई। 31,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच चुके हैं। 31,000, जानते हैं 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 600 करोड़ रुपया का होता था नट बोल्ट। अब तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। हम फाइटर प्लेन भी दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं। यह है हमारा। लेकिन ये इंडिया, भैया बैठ जाओ, बाद में दिखाना, बैठ जाओ। ये इंडिया अलायंस जो है, जिसमें कांग्रेस है, लोकदल है, ये क्या क्या है सर, ये क्या होता है, ये समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल। इंडिया, आप ये मान लीजिए इंडिया अलायंस, ये भारत को तोड़ने वाला अलायंस है। ये झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। मैं प्रेस के दोस्तों से नहीं कहूंगा, जो भी मैं बातें कर रहा हूं, अगर एक बात भी गलत हो, आप अपने टेलीविजन के चैनल पर चला देना, अखबारों में लिख देना, हमारी गलती होगी तो उनसे स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डाल डाली। ये कहते क्या है? मोदी जी भी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के संविधान को पूरी तरह से बदल दें। पहले भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान में कई बार संशोधन करने का काम
इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो सर्वसम्मत यह कहा था, संविधान में थोड़े मोड़े संशोधन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है, संसद कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कहने वाले इमरजेंसी लगाकर इस देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनकी इच्छाओं का अनादर करते थे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन करा, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। अरे भाइयों, आपको यकीन दिलाना चाहता, हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं? इमरजेंसी लगाई इन्होंने। भाई, ये चुनाव आपकी इलेक्शन पिटीशन थी, इंदिरा जी कोर्ट में हार गई, आप कोर्ट में हार गए तो देश में इमरजेंसी लगा दिया, लोकतंत्र ने गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। क्या यह अपराध छोटा है? और मैं तो 24 साल की उम्र का था, 18 महीने में भी जेल में रहा हूं, 2-2.5 महीने में मिर्जापुर में तन्हाई में रहा, 16 महीने मैं सेंट्रल जेल नहीं में रहा। मेरी मां की मृत्यु हो गई थी, पेरोल लोग मांगते रहे, मैंने मत मांगो पेरोल, लेकिन फिर भी लोगों ने पेरोल मांगा। इस कांग्रेस की सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पेरोल नहीं दिया, और वह इस देश पर तानाशाही थोपने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहनों भाइयों, इस प्रकार का झूठ बोलने वाले लोग को सबक सिखाया जाना चाहिए। मैं चंदौली की जनता से कहने वाला, मैं झूठ बोलकर कभी आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मैं तन्हाई में आया। ये तो आज के 2-3-4 महीने पहले इंडिया टीवी वाले पता नहीं कहां से रिसर्च किए थे, उन्होंने बता दिया, नहीं तो मैं कहीं भी चर्चा नहीं था। और ये कहती तानाशाही लाते, लोकतंत्र समाप्त करती। बहनों भाइयों, केवल इंदिरा जी ने चुनी हुई सरकारों, आपने जिन सरकारों को चुना था उसको 90 बार चुनी हुई सरकारों को भंग किया। तानाशाह ये लोग नहीं, तानाशाह भारतीय जनता। आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देगी, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को बात करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस वाले आपने देखा होगा, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे, जो धर्मान है उसको भी आरक्षण दे। मुस्लिम समुदाय के जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो वोट लेने के चक्कर में उनका पुष्टिकरण करते हैं। तमाम झूठ आरक्षण को लेकर के धर्म पैदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सबक सिखाना है, बहुत हो गया। भारत धारे में सारी दुनिया तारीफ कर रही है, एक यहां पढ़े लिखे बहुत लोग। अभी आपने महीने भर पहले देखा होगा, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां के एम्बेसडर, वहां के राजदूत एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, उसका हिंदी क्या होगा। इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तुम भारत आओ।
If you want to feel the future, come to India. यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो, है दुनिया वालों भारत आओ या अमेरिका का राज्य। If you want to work on future, come to India. यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो, है दुनिया वालों भारत आओ। भारत की स्थिति सारी दुनिया में ये होगी। बहनों भाइयों, हमारे जैसे व्यक्ति को पीड़ा होती है, वेदना होती है। इतना झूठ बोलकर जनता जी से लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया। ये केवल परिवार को जनार्दन मानते हैं, हम लोग देश की जनता को जनार्दन मानते हैं। मेरे भाई, ये क्या कर रहे हैं? और आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार क्या कमाल किया। गर्मी में सबका दिमाग गर्म होगा, लेकिन गर्मी में भी किसी का दिमाग एकदम ठंडा किया है योगी जी ने अपराधियों ने। शिमला की तरफ शिमला में जितनी ठंडक से भी ज्यादा ठंडक है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी ने सचमुच कमाल किया है। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन करिश्मा किया है योगी ने। जितने गुंडे बदमाश शरारती ने सबको योगासन करा दिया शीर्षासन में, सब आसन करा। कमाल का काम किया। अच्छा ये बता वजह तो उनके मुफ्त राशन और सब मिल सकता है। सब लोग हाथ उठाओ, ईमानदारी से देखे बताओ फिर बात कि हमें इतना चिल्लाई के पड़ा 5 किलो मुफ्त राशन आज से नहीं तो उनके 3 साल से 4 साल से। अब सुन लो, अगले 5 साल तक मिली। ये मोदी जी कहते रहे हम तो वचन देके जाते हैं कि मिली, और हम वचन इसलिए देते हैं घोषणा पत्र जो तैयार है मोदी जी का जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं, तो ही अध्यक्ष रहा तो ही बनाओ। वो कर रहे भाई 5 साल के लिए बढ़ाए, 5 साल आगे तक। ईमानदारी से एक बार कहूंगा, ये बताओ ये घर में 4 लोग हुई हैं तो 4 लोग लेना कि नहीं 5-5 किलो? देखा हमसे कहा कि घरे का बात है, कोई बताए और खाना जब खाए के लायक कोई खा तो हुई है ना, चले जाके महीना 2 महीना के बाजार में बेच देते। चिंता मत करा, आगे भी मिली 5 साल 5 है 5 है। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताओ आयुष्मान भारत कार्ड कितना लोगों के पास है? अरे बात बहुत लोगों के पास। एक बार मत समझ लिया, चाहे कोई कोई जाति तो हुई, ठाकुर हुई, ब्राह्मण हुई, यादव हुई, अनुसूचित वर्ग का हुई, कोई पिछड़ा वर्ग, कौनों वर्ग का हुई, चाहे उसका आमदनी लाखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति। यदि ओकरे घर में कोई ऐसा बात बुजुर्ग जो 70 साल का बाद 6 बजे तक कोई बात नहीं, ओकर अवधि ऐसा बात ओकर आयु तोरे घर में कोई का उम्र यदि 70 साल से ऊपर है, दादा हुई है, दादी हुई है, बाबा हुई है, आजी हुई है, माई हुई है, बाबू हुई है, जे भी हुई है, सब लोग मान लिया कि यही जून में ही हम समझते हैं। मैंने हो सका जुलाई होता है कि जून में पक्का हम क्या लगा कहा हमारे वादा कर ले जेकर उम्र 70 साल हो गई तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त दिला। ये बतावा कि कांग्रेस के शासनकाल में आप लोग इतना कबो उम्मीद कर रख ले रहा और ये हाल है। और एक चीज और सुन ले, पीएम सूर्य घर बने
बिजली पैदा करवा, अपने घर में रोशनी पैदा करवा, जौन कहा बिजली बच जाई सरकारों के खरीद ले। ये ठीक है ना? और भारत का ताकत यदि देखेंगे, भारत का इज्जत, भारत का सम्मान दुनिया में कितना बढ़ने के देखेंगे। रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है 2 साल से अधिक होकर, मालूम है आपको? बराबर रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल सब कुछ चल रही है, और उधर यूक्रेन की तरफ से भी चल रही है। भारत के लगभग 32,000 बच्चे, कोई वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। उनके माता पिता भारत में जो रहते थे बहुत चिंतित थे कि कहीं ऐसा हो कि यूक्रेन से चलने वाली मिसाइल, बम, तोप, गोले हमारे बच्चे यहां रहते हैं, वहां गिर गई तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली गई। उनके माता पिता आंखों में आंसू लेकर प्रधानमंत्री से मेरे भाइयों में बातचीत और कहा कि मोदी चाहे कैसे भी हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, पढ़ाएं अथवा भाड़ में, पढ़ाई भाड़ में कोई चीज, लेकिन हमारे बच्चों को वहां से बाहर निकालिए, वो जिंदा मैं देखना चाहता। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य, प्रधानमंत्री ने चट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे भारत के वहां से चल रहे। यह है कि घर यहां जाकर घर में घरवाली पूछ सके कि थोड़ा इतना देरी पर क्या करता बाबा, तो जाके घरवाली के खाएं बताएं, पहले कुछ है बच्चे, कुछ बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, जाके बता दिया कि काहे चिंता कर, हम राजनीति करेगा, लेकिन अगले 5 साल में मोदी जी ऐसा कानून बनाए देने इस संसद में जितना संसद सदस्य बैठी हैं उनमें से 33% 1/3 महिला लोग रही, विधानसभा में भी 1/3 लोग महिला लोग। तो मैं बताऊं, घर वाली इतनी नाराज भी हुई है तो एक बार मिठाई पानी जाकर गुड़ पानी लिया उनके दे, ये हाल है भारत में। ये धरती के बाद छोड़ा, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर भी पहुंच गए। चंद्रमा बच्चों को दिखाते रहे, चंदा मामा दूर के बहुत से विचार और चंदा मामा दूर के पूरी पर भागा है गुड़ की। अब जानते हो चंद्रमा तक हमारे पहुंच गए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल, हमारे वैज्ञानिक सूर्य की तरफ भी प्रस्थान कर रहे हैं, मंगल की तरफ पहुंच चुके हैं। यह भारत की ताकत है मेरे कहने पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर बताओ तो बाद मोबाइल तो सबके पास होगी, पैसा वैसा निकाला राजा बैंक से नहीं मोबाइल से। आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहन भाई को, डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में जितना होता है उसका 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं होता है तो हमारे और आपके देश भारत, यह है भारत की ताकत। इंटरनेट की सबसे सस्ती सुविधा कहीं पर उपलब्ध है तो भारत है। अंतिम बात, पीओके जानते हैं